बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी फ़ोटोशॉप की पहली क्लास है, क्लास नंबर 1 है। और क्लास नंबर 1 जैसा कि हमने कोरल की क्लास नंबर 1 थी हमारी कि जस्ट हम इंटरफेस देखेंगे, सॉफ्टवेयर ओरिएंटेशन देखेंगे, क्या क्या चीज़ इसके अंदर होती है और कैसे काम करती है इसके बारे में देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले भी कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये आपके पास सामने जो रीसेंट ओपन है, लास्ट ओपन फाइल्स होंगी वो यहाँ पर आपको नज़र आ रही होंगी। मैंने जस्ट एक ही ओपन किया क्योंकि मैंने कल ही इसको इंस्टॉल किया था, उससे पहले यूज़ नहीं किया था इसको। इस वजह से आपको सिर्फ ये एक ही फ़ाइल नज़र आ रही होगी। आप यहाँ से ओपन करेंगे तो कोई भी एग्जिस्टिंग पुरानी फ़ाइल जो कि पिक्चर फॉर्मेट के अंदर होगी वो आपको यहाँ से आ जाएगी। और अगर आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे तो कोई नई फाइल जो आप क्रिएट करना चाह रहे हैं ज़ीरो से वो आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक करता हूँ और देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस आती हैं यहाँ पर। ओके जी, यहाँ पर हमारे सामने कुछ ऑप्शंस आ रही हैं और इन ऑप्शंस को बताने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि जब हमने कोरल ड्रॉ पढ़ा था तो कोरल ड्रॉ के अंदर हमने ये ऑप्शंस जो थी ये उस वक्त भी डिस्कस की थी, लेकिन कोरल ड्रॉ के अंदर इतनी ये मैटर नहीं करती जितनी फ़ोटोशॉप के अंदर करती हैं। ठीक है जी, और फ़ोटोशॉप में क्यों मैटर करती हैं उसकी रीज़न ये है कि कोरल ड्रॉ जो था वो आपका वेक्टर बेस्ड था, यानी कि अगर आप उसकी बाउंड्री स्ट्रेच करके दूर ले जाएंगे तो वो आपकी एक कह लें कि उस तक सारा प्रॉपर दोबारा से इमेज जो है, जो कलर्स हैं वो सारे एक्सटेंड हो जाते हैं। लेकिन आपके फ़ोटोशॉप में हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। आपको शुरू में ही एग्जैक्ट साइज़ लेना है। तो आप जब भी फाइल क्रिएट करेंगे आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो साइज़ की फ़ाइनल इमेज आपको किस फॉर्म के अंदर चाहिए और किस साइज़ के अंदर चाहिए, क्योंकि उसको जब आप जूम करते हैं तो वो फटता नहीं है, उसके पिक्सल्स ब्रेक नहीं होते हैं। इसके पिक्सल्स आपके ब्रेक हो जाएंगे अगर आप छोटे इमेज को बड़े साइज़ के ऊपर लगाएंगे तो फिर वो पिक्सलेट होना शुरू हो जाएगा। पिक्सलेट से क्या मुराद है कि वो इमेज फैलना शुरू हो जाएगा, उसकी बाउंड्रीज आपको पिक्सल्स की नज़र आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है जी, कुछ रीसेंट साइज़ जो आपने लास्ट यूज़ किए होंगे वो यहाँ पर आ रहे होंगे। सेव्ड के अंदर अभी कोई नहीं आ रहा क्योंकि मैंने कोई सेव नहीं किया हुआ। अगर आप कोई नया इमेज साइज़ क्रिएट करते हैं और आपको पता है कि आपने इसको बाद में भी यूज़ करना है, ठीक है जी, तो फिर आप उसको यूज़ करेंगे। ठीक है जी, सेव करेंगे, अदरवाइज़ आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं है। फिर फ़ोटोज़ में आएंगे तो यहाँ पर आपके पास बिल्ट इन कुछ साइज़ अवेलेबल हैं, जैसे डिफ़ॉल्ट फ़ोटोग्राफ साइज़ कौन सा होता है। ठीक है जी, तो 7x5 इंच है। ठीक है, और इस तरह से ये डिफरेंट साइज़ आपके पास अवेलेबल हैं। ये देखें सारे साइज़ आपको नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से आप प्रिंट के अंदर जाएंगे तो आपके पास तमाम तर पेजेस आ रहे हैं, जो पेज साइज़ होते हैं ना, A4 लीगल और A6 A5, ये तमाम साइज़ जो आ रहे हैं आपके सामने ये पेज साइज़ हैं, यानी कि ये प्रिंटिंग के अंदर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, इसी तरह आर्ट एंड इलस्ट्रेशंस हैं, इसके अंदर भी आपको साइज़ नज़र आ रहे हैं। वेब के साइज़ जो कॉमन बैनर साइज़ होते हैं ये आपको तमाम नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है जी, इसी तरह मोबाइल में जाएंगे तो आपको मॉडल्स नज़र आ रहे हैं कि ये आईफोन्स के मॉडल्स हैं और उसका साइज़ है, अगर आपने उसके हिसाब से बनाना है तो आप यहाँ से साइज़ देख सकते हैं। तो ये बिल्ट इन इसके साइजेज़ हैं। ठीक है जी, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इसमें आप अभी तो हमने ऐसा कोई स्पेसिफिक चीज़ डिज़ाइन नहीं करनी है, तो हम अगर यहाँ से क्रिएट भी कर लें, लेट सपोज़ मैं यहाँ से इसको 100 विड्थ और 500 हाइट कर लेता हूँ। ठीक है जी, अगेन यहाँ पर जिस तरह उसमें इंचेस आ रहे थे इसी तरह यहाँ पर भी इंचेस, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स, पॉइंट्स, पिकास। ठीक है जी, ये तमाम यूनिट्स इसके आ रहे हैं। ठीक है जी, नॉर्मली आप इसको पिक्सल्स के अंदर ही रखें। अगर आपने कोई वेब बेस्ड चीज़ बनानी है तो इसको पिक्सल्स के अंदर रखें, अगर पेज बेस्ड बनानी है फिर आप इसको इंचेस के अंदर कर लें। लेकिन ये आपको पहले डिसाइड करना है, बाद में ये वैल्यूज़ तो चेंज हो सकती हैं लेकिन जो एक साइज़ एक दफ़ा बन जाएगा वो चेंज नहीं होगा। फिर आपके पास यहाँ से ओरिएंटेशंस आती हैं। अब ये ऑलरेडी क्योंकि मैंने इसकी विड्थ ज़्यादा रखी हुई है, हाइट कम रखी हुई है, तो ये खुद ब खुद से इसमें लैंडस्केप में गया हुआ है। अगर मैं इसका पोर्ट्रेट में करूँगा तो हाइट और विड्थ आपस में स्वैप हो जाएंगी। ठीक है जी, क्योंकि पोर्ट्रेट का ये मतलब होता है कि हाइट ज़्यादा होगी और विड्थ कम होगी।
जबकि ओरिएंटेशन का ये मतलब होता है कि इसकी विड्थ ज़्यादा होगी और इसकी हाइट कम होगी। अगर आपने वेब बेस्ड चीज़ें बनानी है तो इसकी रेजोल्यूशन आपने 72 रखनी है, इससे ज़्यादा कर दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने इसको पेज बेस्ड बनाना है, यानी कि आपने इसका प्रिंट लेना है, तो फिर आप इसको 300 रख लेंगे, ठीक है। अगर आपने इसको प्रिंटिंग पर्पज़ के लिए बनाना है तो आप इसको 300 कर लेंगे, अदरवाइज़ आपका 72 ही रहेगा। इसके बाद कलर मोड आ जाते हैं आप। कलर मोड के अंदर आपके पास आ रहा है बिटमैप, ठीक है जी, ग्रे स्केल, RGB, CMYK और लैब कलर। तो इसमें RGB और CMYK हम इन्हीं दो के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे कि RGB कलर तब आपने यूज़ करने हैं जब आपने कोई डिजिटल ग्राफिक्स बनाने हैं, और अगर आपने प्रिंटिंग करनी है तो फिर आप CMYK कलर्स लेंगे। तो इसको आप RGB ही रहने दें। फिर इसके बाद बैकग्राउंड आ जाता है आपका कि आप बैकग्राउंड कौन सा यूज़ करेंगे। बैकग्राउंड वो है जैसे आपका कोरल के अंदर पेज आता था बैक पे, या आपको कस्टम साइज़ रखते थे तो उसका एक कलर आ रहा होता था। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो आपके पास कलर आ रहा है ब्लैक बैकग्राउंड कलर, ठीक है, और वाइट। आप इसको वाइट ही रहने दें और एडवांस ऑप्शंस को फ़िलहाल छोड़ दें, ठीक है जी। इसके बाद अगर आप लेट सपोज मैं इसका साइज़ चेंज करता हूँ, मैं यहाँ से इसको 800 कर देता हूँ और हाइट जो है ये 400 कर देता हूँ, और टॉप के ऊपर आपके पास अनटाइटल्ड 1 लिखा आ रहा है। जैसे आपको हर एक डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा होता है, जब आपने कोई नाम नहीं दिया हुआ तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका एक वो नाम दे देता है। आप इसको कोई भी एक नाम दे दें, टेस्ट का नाम दे दें, ठीक है जी, लेकिन फ़ाइल को नाम देना ज़रूरी होता है। जैसे मैंने आपको कोरल के अंदर भी बताया था कि आप नाम लाजमी देंगे उसको, ठीक है। स्टार्ट के अंदर आप एक दफ़ा उसको कोई भी नाम दे दें और उसके बाद आप उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर दें। तो मैं इसको टेस्ट का नाम भी दे सकता हूँ, फर्स्ट लेक्चर का नाम भी देख सकता हूँ, ठीक है जी, फर्स्ट लेक्चर हो गया मेरा, ठीक है जी। और मैं इसको यहाँ से क्रिएट कर दूँ। अगर मैं यहाँ पे इसको इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करूँगा, आप बेशक देख लें यहाँ पर, अगर मैं इसको यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये सेव प्रीसेट के नाम से आ रहा है, ठीक है जी। तो इसको मैं टेस्ट कर देता हूँ, टेस्ट करके इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब जब सेव करूँगा तो आपको याद होगा कि ये सेव्ड जो आ रहा है यहाँ पर, पहले ये खाली था। अब ये जो साइज़ मैंने सेलेक्ट किया है ये टेस्ट के नाम से आ गया। अगर मैंने फ्यूचर के अंदर कभी इसको यूज़ करना हो इस साइज़ को, तो मैं डायरेक्ट इसको इंपोर्ट कर लूँगा, ये सेटिंग्स मुझे देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है जी। तो मैं इसको यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट करने के बाद आपको स्क्रीन यहाँ पर थोड़ी देर के अंदर नज़र आएगी। ये देखें यहाँ पर आपको ये एक साइज़ नज़र आ गया, जिस साइज़ का मैंने प्रिंट किया था ये आपको नज़र आ गया है यहाँ पर। अब अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो जिस तरह आपको कोरल आपने पढ़ा था तो उसके अंदर ऑप्शंस नज़र आ रही थी, सेम वैसी ही ऑप्शंस आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं। सेम वही क्लोज बटन है, रीस्टोर बटन है, मिनिमाइज बटन है, उसके बाद ये मेन्यू बार्स हैं। आप अगर यहाँ से देखें तो ये फाइल, एडिट, ठीक है जी, इस तरह इमेज है, ठीक है, लेयर्स हैं आपके पास, ठीक है जी, और टाइप्स हैं। इस तरह के ये मेन्यूज़ नज़र आ रहे हैं और ये इनके सब मेन्यूज़ नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। ये क्या क्या है बारी बारी हम इंशाल्लाह सारों को देखेंगे। जिस जिस तरह हम रूटीन के अंदर अपनी चीज़ों को लेकर चलते रहेंगे उस तरह से हम ये इन सारी ऑप्शंस को देखते जाएंगे। सेम उसी पैटर्न के ऊपर जिस पे आपका कोरल चल रहा था, सेम उसी पैटर्न के ऊपर आपका ये प्रॉपर्टी बार आ रहा है, यानी कि जिसको भी आप टूल को सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली ये सारी यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ आती जाएंगी। जैसे आपकी कोरल के अंदर आ रही थी कि आप यहाँ पर जिस प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक करते थे, जिस टूल के ऊपर क्लिक करते थे, वो टूल यहाँ से आपको नज़र आ जाता था, ठीक है जी। इसके बाद लेफ़्ट साइड पे कोरल के अंदर भी आपके पास ये प्रॉपर्टी, ये टूल बॉक्स आ रहा था, लेकिन वहाँ पर छोटा था, यहाँ पर ये ज़्यादा लंबा है, यानी कि इनकी टूल्स की तादाद ज़्यादा है। ये आपको 2 लाइन्स के अंदर नज़र आ रहे हैं, 1 2, ये 2 लाइन्स के अंदर आपको नज़र आ रहा है। अगर आप इस एरो को क्लिक करेंगे, ये जो टॉप के ऊपर कॉर्नर के अंदर आपको एरो नज़र आ रहा है, आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो ये 1 लाइन के अंदर चला जाएगा, लेकिन ये फिर काफ़ी नीचे तक चला जाता है। और जो क्लासिक वर्जन था, यानी कि पुराने जब एडोब था, कह लें 6-7 वर्जन देख लें आप, उसके अंदर ये 2 लाइन्स में ही आता था। तो आप इसको 2 लाइन्स के अंदर ही रख लें। उसके बाद यहाँ पर आपको नाम लिखा हुआ नज़र आ रहा है। नाम का क्या मतलब है कि जो आपने नाम इस फाइल को दिया था वो यहाँ पर
नज़र आ रहा है एट द रेट 100%, यानी कि जो व्यू है ये 100% है, इसके अंदर मज़ीद कोई जूम नहीं हुआ। अगर आप इसको जूम करेंगे इसके बाद, ठीक है जी, मज़ीद इससे आगे जाना चाहेंगे वो आप कंट्रोल प्लस दबाते जाएंगे तो इसके अंदर मज़ीद मूव करते जाएंगे। लेकिन इसका नुकसान क्या होगा, 100% के ऊपर आपको इमेज की ठीक क्वालिटी नज़र आ रही होगी। जब आप इसको 101, 110, 200, 300 पे लेकर जाएंगे तो आपको पिक्सल्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे, यानी कि जो छोटे छोटे स्क्रीन के पार्ट्स होते हैं वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे, जिसमें आप देखेंगे कि वो बिल्कुल छोटी छोटी से यानी कि इमेज के अंदर जिसको हम पिक्सलेट कहते हैं कि वो आपको इमेज जो है वो ब्लर होना शुरू हो जाता है। तो आपने जब भी इमेज बनाना है आपने उसके 100% पे उसको देखना है। अगर 100% पे वो पिक्सलेट नहीं हो रहा, इसका ये मतलब है कि आपने जो साइज़ लिया था अगर उस साइज़ की किसी जगह पर आप लगाओगे तो वो ख़राब नहीं होगा, वो ब्लर नहीं होगा। तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि साइज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है। साइज़ इसलिए इसे इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको दोबारा से चेंज नहीं कर सकते। एक दफ़ा अगर आपने छोटा साइज़ ले लिया और बाद में आप उसको एक्सटेंड करना चाह रहे हैं तो वो एक्सटेंड नहीं होगा जी। ये हमारी जो स्क्रीन आपको ये सामने वाइट वाला पोर्शन नज़र आ रहा है, इसको हम फोटोशॉप में कहते हैं कैनवस। कैनवस आमतौर पे जो आपकी स्क्रीन्स होती हैं जिस पे आप पेंटिंग वगैरह करते हैं उसको हम आमतौर पे कैनवस कहते हैं, ठीक है जी। तो ये आपका सामने कैनवस नज़र आ रहा है। अब ये और कोरल ड्रॉ दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है। अभी आहिस्ता आहिस्ता आप जैसे जैसे लेक्चर आगे चलेगा आपको अंदाज़ा होगा कि कोरल और इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और आपको थोड़ा स्विचिंग के अंदर भी टाइम लगेगा कोरल के बाद, ठीक है जी। अगर आप जैसे मैंने आपको बताया अगर जूम करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस करेंगे, कंट्रोल दबाकर प्लस करेंगे तो आपका ये जूम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और आप अगर कॉर्नर पे देखो इस पॉइंट के ऊपर तो अब ये 300 पे चला गया और कंट्रोल दबा के माइनस का बटन दबाओगे तो ये वापस आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आप देखें ये छोटा होता जा रहा है, ठीक है। ये देखें आपका ये छोटा होता जा रहा है। अगर आप प्लस करेंगे तो ये बड़ा होता जाएगा, ठीक है जी। तो आप यूँ जूम जो है इसका मैनेज कर सकते हैं। तो अभी हम इसको हल्का सा स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये सबसे पहले मूव टूल है। मूव टूल का क्या काम है, जब मैंने मूव टूल पे क्लिक किया है तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपको कोई ये नहीं बता रहा कि ये टूल क्या है किस तरह से, ये आपको साथ करके बता रहा है, ठीक है। सिर्फ ये नहीं बता रहा कि ये मूव टूल है, ये आप अगर इसके ऊपर लेकर आएंगे तो ये बताएगा कि ये करता क्या है। जैसे मैं इसके ऊपर लेकर आता हूँ ना तो ये देखें ये क्लिक करके बता रहा है कि ये टूल काम क्या करता है, यानी कि ये टूल मूव करने के काम आता है। एक चीज़ को आपने उठाकर दूसरे के ऊपर रखना है, तीसरे के ऊपर रखना है, तो ये उस काम के लिए इस्तेमाल होता है। फिर अगला टूल है आपके पास एलिप्टिकल मार्की टूल, ठीक है जी। मैं इसके ऊपर भी क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर लेकर जाता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ इसको, जस्ट अ सेकेंड, ये भी फ्लाई आउट वाला है, कॉर्नर पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है जी, एक सेकेंड। ठीक है जी, यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मज़ीद आपके सिलेक्शन के अंदर ये 4 पॉइंट्स आ रहे हैं, जैसे रेक्टेंगल है, एलिप्टिकल है और सिंगल है। मैं यहाँ पे इसको रेक्टेंगल पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से आप अगर आप देखो तो ये यहाँ पर आपको बता रहा है कि किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखें ये आपको ड्रॉ करके बता रहा है। तो ये सारे टूल्स के साथ ऐसे ही है कि जिस टूल के ऊपर भी आप लेकर जाएंगे वो आपको बताएगा कि ये टूल कैसे काम करता है और इसकी क्या वर्किंग है। तो अभी इस वक्त जो मैंने टूल सिलेक्ट किया हुआ है वो आपका सिलेक्शन टूल है। लेट सपोज मैं अभी इसको ड्रॉ करता हूँ तो आप देखोगे कि एक डॉटेड लाइन ड्रॉ हो गई है, ठीक है जी। एक डॉटेड लाइन ड्रॉ हो गई है इसी बैकग्राउंड पेज के ऊपर। और अगर आप ऊपर आप गौर करें तो यहाँ पर इसकी तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ आ गई, यानी कि इसकी अपनी प्रॉपर्टी बार आ गई। जब मैं सिलेक्शन के ऊपर करता हूँ तो इसकी एक अपनी प्रॉपर्टी बार है और जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसकी अपनी प्रॉपर्टी बार है। ये चीज़ बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोरल के अंदर थी कि हर एक टूल की अपनी प्रॉपर्टी बार है। अब इसके अंदर मैंने ये एक एरिया सिलेक्ट कर लिया, ठीक है जी। लेकिन इसमें और कोरल में फ़र्क है। उसके अंदर आप एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते थे,
फिर आप उसको यहाँ से पकड़ के छोटा बड़ा जिस तरह से भी करना है आप कर लेते थे। इसके अंदर आप ये छोटा बड़ा नहीं कर सकते। ये देखें, आप जैसे क्लिक करके यहाँ पे आके दोबारा क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से नया ड्रॉ करना शुरू कर देगा। ठीक है जी। तो ये बेसिकली आपका एक एक्टिव एरिया के लिए है कि आप इसको यहाँ से किसी कह लें कि सिलेक्ट करने के लिए, अब उसके अंदर आपकी जो लाइंस थी इसके अंदर आप फिल करते थे तो कलर फिल हो जाता था। यहाँ पर ऐसा भी नहीं होगा कि आप इसको बस क्लिक करें और यहाँ पे जाके कलर पे क्लिक करें और आपका कलर सिलेक्ट हो जाए। ये कलर सिलेक्ट ऐसे नहीं होगा। अभी हम बारी बारी देखते जाते हैं इनको कि कैसे ये वर्क करेगा। ये जस्ट एक्टिव एरिया है। ठीक है, जितने पिक्सल्स इस एरिया के अंदर आ रहे होंगे वो तमाम के तमाम पिक्सल सिलेक्ट हुए हैं, ना कि इस बाउंड्री से इस बाउंड्री के दरमियान अगर मैं इस बाउंड्री को खींच के आगे कर दूं और कलर भर दूं तो वो इसके अंदर नहीं आएगा। अभी मैं इसके अंदर जस्ट आपको यहाँ से एक कलर भर के दिखाता हूँ कि ये देखें कलर इसके अंदर भर गया है। लेकिन एक और प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि आप जिस तरह से रेक्टेंगल को उठा के इधर से उधर कर लेते थे, ये इसके अंदर ऐसे नहीं होगा। ठीक है जी। जैसे मैं भी यहाँ पे एक और सिलेक्शन करता हूँ, यहाँ पर इसको यूँ ड्रॉ करता हूँ और मैं यहाँ पर इसको भी एक कलर दे देता हूँ। लेट्स सपोज रेड कलर दे देता हूँ यहाँ से। ठीक है जी, सॉरी फोरग्राउंड कलर मैंने इसको दे दिया था। ये देखें। ठीक है जी। अब मैं सिलेक्शन करता हूँ और यहाँ से इसको उठाता हूँ तो ये इसको मूव नहीं कर रहा। ठीक है जी। ये सारी चीज़ें एक ही बैकग्राउंड के ऊपर चली गई हैं, इस वजह से ये सारी, अब ये देखें मैं इसको मूव करूँ ना तो ये मूव नहीं हो रहा। ये क्यों मूव नहीं हो रहा? क्योंकि ये सारे एक ही के ऊपर ड्रॉ हो गए हैं। ये आपको फोटोशॉप और कोरल के अंदर एक चीज़ डिफरेंस नज़र आएगा। वो डिफरेंस ये है कि आपने अगर कोई चीज़ ड्रॉ करनी है तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी एक ही लेयर के ऊपर वो तमाम चीज़ें नहीं होंगी। और अगर आपने बैक करना है, ठीक है जी, अगर आपने इसको बैक करना है तो ये नहीं कि कंट्रोल जी किया और करते गए और ये तमाम चीज़ें आपकी बैक होती गई। ठीक है जी। यहाँ पर आपको कंट्रोल के साथ जी के साथ आल्ट दबाना पड़ेगा, फिर ये चीज़ें आपकी सारी वापस जाएंगी। तो मैं एक दफ़ा इसको क्लोज़ कर देता हूँ। क्लोज़ करने के बाद मैं इसको दोबारा ओपन करता हूँ, फिर मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि लेयर्स और इन चीज़ों का आपस में क्या यूज़ है। मैं जस्ट इसको एज इट इज़ दोबारा क्रिएट कर देता हूँ और यहाँ पर आपको एक सिलेक्शन बना कर देता हूँ। सिलेक्शन बनाने के बाद मैं इसको यहाँ पर एक कलर दे देता हूँ। ठीक है जी। और यहाँ पर मैं, बल्कि कलर नहीं, पहले मैं लेयर क्रिएट करता हूँ। यहाँ से मैं एक, ये देख लें, ये आपको नज़र आ रही होगी, क्रिएट न्यू लेयर। यहाँ से आप एक नई लेयर क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर ये नई लेयर आ जाएगी। ठीक है। अब इसके अंदर जो है मैं सिलेक्शन टूल लेकर सिलेक्ट करता हूँ कुछ भी, और इसके अंदर मैं यहाँ पर ये बकेट से कलर फिल कर देता हूँ। अब अगर आप गौर से देखें ये बैकग्राउंड पे नहीं आया, ये इस लेयर के ऊपर बना है। ठीक है जी। मैं अब इस लेयर को यहाँ से उठाकर आगे पीछे कर सकता हूँ, लेकिन अगर ये बैकग्राउंड के ऊपर बना होता फिर मैं इसको उठाकर आगे पीछे नहीं कर सकता था। अगर मैं कोई और चीज़, लेट सपोज यहाँ पर एक और सिलेक्शन लेकर इस एरिया के अंदर और यहाँ पर एक कलर कर देता हूँ, लेट सपोज ब्लू कलर कर देता हूँ। ठीक है जी। ये बकेट लेकर मैं यहाँ पर ब्लू कलर कर देता हूँ। ठीक है जी। अब मैं इसको इससे टूल से पिक करता हूँ तो ये देखें ये दोनों पिक हो रहे हैं, ये दोनों इकट्ठे मूव हो रहे हैं, अलग अलग मूव नहीं हो रहे। आई थिंक मैंने यहाँ से इसकी सिलेक्शन के अंदर जाके सिंगल सिलेक्शन नहीं की हुई, ये इसको कट कर रहा है। ठीक है, मैं एक सेकंड इसको देख लूँ। देखें तो ये एक इकट्ठा मूव हो रहा है, ये अलग-अलग मूव नहीं हो रहा। ठीक है, जैसे हम उसके अंदर एक डब्बे को अलग पकड़ते थे, दूसरे को अलग पकड़ते थे और इधर उधर कर देते थे, इसके अंदर ऐसा नहीं होगा। ठीक है जी। आपको मैं यहाँ से इसको क्या लेयर ही डिलीट कर देता हूँ, ये वाली। ठीक है, ये लेयर मैं डिलीट करता हूँ तो ये दोबारा से मेरे पास वाइट बैकग्राउंड आ गई। अब मैंने अगर चीज़ें ड्रॉ करनी है, मैं अब आपको बताता हूँ कि ड्रॉ कैसे करनी है। लेट सपोज आप लेयर लेंगे, यहाँ पर एक कलर लेंगे, बकेट से इसको लेट सपोज आप फिल कर देते हो, ब्लू हो गया। अब अगर आपने एक और इसके ऊपर रेक्टेंगल बनानी है
तो आप यहाँ से एक नई लेयर क्रिएट करें और यहाँ से इसको दोबारा से लेट्स सपोज यहाँ पर आप बना दें और इसको अब आप कलर दे दें बकेट से, मैं इसको ये कलर कर देता हूँ। ठीक है जी। अब मैं जब इसको पिक करूँगा तो ये अलहदा मूव हो सकता है। वो इसलिए मूव हो सकता है क्योंकि इसकी लेयर अलहदा है और इसकी लेयर सेपरेट है। मैं इस लेयर के ऊपर जाता हूँ तो ये वाली लेयर मैं पिक कर सकता हूँ क्योंकि ये लेयर अलहदा काम कर रही है और ये वाली लेयर अलहदा काम कर रही है। दोनों सेपरेट सेपरेट काम कर रही हैं। ठीक है जी। जैसे मैं इसको उठाकर इधर से उधर कर देता हूँ। ठीक है जी। तो ये मेरी इस तरह से काम करेंगी। अब लेयर्स, अगर आपने एक लेयर के अंदर काम कर रहे थे और दूसरा रेक्टेंगल भी आपने उसके ऊपर ड्रॉ कर दिया और आप एंड पे मूव करते गए और डॉक्यूमेंट बनाने के बाद आपने याद आया कि नहीं ये जो दो मैंने एक पे ड्रॉ कर दी इसको उठा के मैं थोड़ा सा इधर कर दूं, वो नहीं होगा आपका। ठीक है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसकी कि आपने अगर एक दफ़ा चीज़ एक लेयर के ऊपर ड्रॉ कर दी है फिर आप उसको किसी भी तरह से सेपरेट नहीं कर सकेंगे। ठीक है जी। एक दफ़ा जस्ट ड्रॉ कर दी, दोबारा उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकोगे। ठीक है जी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप यहाँ से टूल सेलेक्ट कर ले सकते हैं और अभी हमने टूल सेलेक्ट किए हैं। आपने लेयर डिलीट करनी है। लेयर डिलीट करने के लिए यहाँ डिलीट का बटन है या आप ड्रैग करके इसको यहाँ पर लाकर इसके ऊपर छोड़ देंगे तो भी ये आपकी लेयर्स डिलीट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। तो यूँ आप लेयर्स को डिलीट भी कर सकते हैं। अब मज़ीद आगे चलते हुए कुछ ऑप्शंस हम और देखते हैं। सबसे पहले ये आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी बार के अंदर देखते हैं कि ये नंबर 1 पे क्या है, नंबर 2 पे क्या है, 3 पे क्या है और 4 पे क्या है। तो सिलेक्शन के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप सिलेक्ट करते हो दूसरी सिलेक्ट करते हो तो पहली वाली गायब हो जाती है, यानी कि सिंगल सिलेक्शन है। आप क्लिक करते हो फिर क्लिक करते हो इसके ऊपर, ठीक है जी, फिर आगे क्लिक करते हो तो पिछली सिलेक्शन ख़त्म होती जाती है और नई सिलेक्शन आती जाती है। और जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर अगर क्लिक करोगे और यहाँ से आप एलिप्टिकल कर लोगे, अब आपकी सिलेक्शन ये एलिप्स के अंदर मूव होना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। यहाँ से मैं इसको नॉर्मल कर लेता हूँ। ठीक है जी। ये देखें, आप जितने मर्जी साइज़ का एलिप्स बनाना चाहें एलिप्स बना सकते हैं। और जैसा आप उसके अंदर कोरल के अंदर था ना, अगर आप शिफ्ट दबा लोगे, उसके अंदर मेरा हाल है कंट्रोल से हम करते थे, इसके अंदर शिफ्ट से करना है। अगर आप शिफ्ट दबा लोगे तो फिर ये सर्कल ड्रॉ होगा। इसी तरह से अगर आप रेक्टेंगल बनाओगे और शिफ्ट दबा लोगे तो भी आपका ये प्रॉपर परफेक्ट सर्कल और परफेक्ट जो स्क्वायर होता है वो ड्रॉ होना शुरू हो जाएगा। अब आप एलिप्स ले लेते हो, ठीक है, और आप सिंगल सिलेक्शन एलिप्स के तौर पे कर सकते हैं। इसी तरह से मैं इसको वापस रेक्टेंगल के ऊपर कर देता हूँ। रेक्टेंगल के ऊपर कर दिया। अब नेक्स्ट है हमारे पास जो यहाँ से सिलेक्शन आती है वो है ऐड टू सिलेक्शन। ठीक है। ऐड टू सिलेक्शन पे जब मैं क्लिक करता हूँ और मैं अगली सिलेक्शन बनाता हूँ तो ये पिछली भी सिलेक्शंस रह रही हैं और अगली सिलेक्शंस भी आती जा रही हैं, यानी कि वो सिलेक्शन ख़त्म नहीं हो रही, वो सिलेक्शन चलती जा रही है। ठीक है जी। जैसे मैंने ये सिलेक्शन बनाई, ठीक है, ये सिलेक्शन बनाई तो ये इसका पार्ट भी बन जाती है। ठीक है जी। तो मैं इसको राइट क्लिक करके डीसिलेक्ट कर देता हूँ। राइट क्लिक करके मेरे पास जो टूल सेलेक्ट होगा उसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। ये तो मेरे पास हो गया ऐड टू सिलेक्शन। इसके बाद मेरे पास आता है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। ये क्या चीज़ है? मैं सब्ट्रैक्ट फ्रॉम करता हूँ सिलेक्शन, लेट्स सपोज ये सिलेक्शंस मैं बना रहा हूँ, या एक मिनट ठहरे, मैं पहले सिलेक्शंस 3-4 बना लेता हूँ ताकि वो फिर आपको आइडिया हो जाए कि सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन क्या चीज़ होती है। ठीक है जी। यहाँ से सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन लेता हूँ और मैं यहाँ से इसको यूँ ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है जी। तो ये एरिया जो इसके दरमियान में आया था वो सब्ट्रैक्ट हो गया है। ठीक है जी। जैसे सपोज मैं यहाँ से यूँ बना देता हूँ, ये देखें ये एरिया जो है ये सब्ट्रैक्ट होना शुरू हो गया है सिलेक्शन के अंदर से। ये देखें जैसे जैसे मैं जो जो नई बनाता जा रहा हूँ वो पुराने एरिया के अंदर से ख़त्म होती जा रही है। जैसे ये देखें ख़त्म हो गई है। तो ये सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन है। इसके बाद आपके पास आता है इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन क्या है कि जो जो एरिया आपका इंटरसेक्ट हो रहा है इन दोनों ट्रायंगल्स का, दोनों रेक्टेंगल्स का, वो रह जाएगा, बाकी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी। ये देखें जैसे मैं यहाँ से अगर सिर्फ इन रेक्टेंगल्स को लेता हूँ, इतना पार्ट लेता हूँ, तो सिर्फ ये इतना पार्ट रह जाएगा, बाकी सारा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसका प्रॉब्लम यह है कि अगर आपने ऐड टू सिलेक्शन लिखा हुआ है
और आप नॉर्मल इसको सिंगल सिलेक्शन के तौर पे चलाते जा रहे हैं। ये देखें जैसे मैं इसको चलाता जा रहा हूँ आगे, तो ये पिछला भी उसी जगह पर है और नया भी बनता जा रहा है। तो समटाइम्स आपको ये प्रॉब्लम भी देगा कि आप सिंगल सिलेक्शन समझ के, यानी कि एक सिलेक्ट किया, नहीं ये एरिया चाहिए था, दूसरे के ऊपर चले गए हैं, दूसरा एरिया चाहिए आपको, तो ये तमाम जो है ये फिर आगे चलते रहेंगे। ठीक है जी। फिर अगर आपने यूँ नहीं किया हुआ तो ये मूव करता रहेगा। इसका एक और हल भी है कि आप इसको अगर नहीं यूज़ करते, लेट सपोज मैं डी सिलेक्ट करता हूँ, आप शिफ्ट दबाएं, यानी कि आपने एक बना लिया, ड्रॉ कर लिया, कीबोर्ड से आप शिफ्ट दबा लें। जैसे आप शिफ्ट दबाएंगे आप कोने पे यह बटन आपको सिलेक्ट हुआ हुआ नज़र आ जाएगा। ये देखें अभी आपको ये सिलेक्ट है ना, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। एक ये सिलेक्शन है, आप जैसे ही शिफ्ट दबाएंगे ना, ठीक है, कीबोर्ड से शिफ्ट दबाएंगे तो ये आपका बटन खुद ब खुद ये वाला सिलेक्ट हो जाए। इसका मतलब है कि आप अब मज़ीद शिफ्ट दबाकर जितने मर्जी सिलेक्शंस को इंक्रीज़ करना चाहें आप सिलेक्शंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और अगर ऐड ये करते जाएंगे दरमियान में ये ऐड टू सिलेक्शन होता जाएगा, प्रीवियस पार्ट के अंदर ये वाला पार्ट शामिल होता जाएगा। जैसे ये देखिए मैं करता जा रहा हूँ तो ये पूरा पूरा पार्ट इसका हिस्सा बनता जा रहा है। ठीक है जी। तो ये आपकी ऐड टू सिलेक्शंस हो जाती हैं। मैं ये राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखें ये डी सिलेक्ट है। अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं ना तो डी सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद मैं एक दफ़ा दोबारा एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ कीबोर्ड माउस से और आपको सेकंड नंबर के ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा सिलेक्ट इनवर्स। सिलेक्ट इनवर्स से क्या मुराद है, मैं ज़रा जूम भी कर देता हूँ। ये देखें सिलेक्ट इनवर्स। सिलेक्ट इनवर्स जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर आप देखोगे कि ये आपको एक कोने के ऊपर भी बॉर्डर लाइन नज़र आना शुरू हो गई है। ओके जी। सिलेक्ट इनवर्स की बात हो रही थी तो मैं इसको दोबारा से एक दफ़ा सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। जैसे मैंने सिलेक्ट किया है अब आपको कोने पे भी एक लाइन नज़र आ रही है, ठीक है जी, और सेंटर में भी एक ये लाइन नज़र आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो दरमियान वाला एरिया है इसको छोड़कर बाकी जो सारा एरिया है वो इस वक्त सिलेक्टेड है, यानी कि कुछ भी मैं ड्रॉ करूँगा तो वो इस एरिया के अंदर होगा, इस एरिया में नहीं होगा। इसको चेक करने के लिए ये कोने पे एक ब्रश टूल है। ये अगर मैं ब्रश टूल के ऊपर लेकर आता हूँ, जैसे आपको ये दिखा भी रहा है कि ये वर्किंग कैसे करता है, मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ से आपको ये ब्रश नज़र आ रहा है। मैं यहाँ से इसको ड्रॉ करना शुरू करता हूँ तो देखिए सेंटर में जैसे ये ब्रश आया ना यहाँ पर, ये यहाँ पर काम ही नहीं कर रहा। मैं इसको यहाँ से जब बाहर निकलेगा जैसे ही तो ये यहाँ पर वर्किंग शुरू कर देगा। जैसे मैं इसको ये कलर कर रहा हूँ ना तो ये दरमियान वाले एरिया के अंदर नहीं करेगा, यानी कि जो आपका ये एरिया डॉट आ रहा होता है सिलेक्शन पॉइंट, सिर्फ आप फोटोशॉप के अंदर उसी एरिया को उसके ऊपर वर्किंग करोगे, बाकी एरिया आपका वर्किंग के अंदर नहीं आएगा। जैसे मैंने सारे को फिल कर दिया है ना, ठीक है, ब्रश की मदद से, यानी कि जैसे आप नॉर्मल कोई पेंटिंग कर रहे हो तो उसके अंदर ड्राइंग एक है और आप एक ब्रश पकड़ के उसको ब्रश कर देते हो। ठीक है जी। तो वो ये चीज़ है कि आपका ये इसने इस तरह से इसके ऊपर अप्लाई कर दी है। ठीक है जी। अगर मैं इसको इन्वर्स नहीं करता, मैं राइट क्लिक करता हूँ, इस सारे को डिलीट करता हूँ और राइट क्लिक करके, सॉरी मैंने सिलेक्ट किया हुआ था ब्रश टूल, राइट क्लिक करके डीसिलेक्ट करता हूँ। अब अगर मैं इसको रेक्टेंगल को यहाँ से अप्लाई करता हूँ, यहाँ से ब्रश टूल लेता हूँ और मैं जब इसको ड्रॉ करता हूँ तो आप देखें कि ये इससे बाहर मैं बेशक करता रहूँ ये अप्लाई नहीं कर रहा, क्योंकि सिर्फ अंदर वाले पिक्सल्स जो हैं वो इस वक्त एक्टिव पिक्सल्स हैं, बाहर ये अप्लाई नहीं हो रहा। ये सिर्फ उसी एरिया के अंदर होगा क्योंकि मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है। तो ये हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंस है कि अगर मैं राइट क्लिक करके, मैं कंट्रोल जी करता हूँ, मैंने राइट क्लिक करके इसको अगर सिलेक्ट इन्वर्स करूँगा तो अब ये एक्टिव एरिया नहीं है, ये बाहर वाला जो है ये एक्टिव एरिया है आपका। ठीक है जी। ये तो हमने ऑप्शंस डिस्कस कर ली। इन ऑप्शंस के बाद आपके पास अगली जो ऑप्शन इसकी प्रॉपर्टी बार के अंदर आ रही है वो है फेदर्स। ठीक है जी। ये ऊपर आपको फेदर नज़र आ रहा है। फेदर हमने कोरल के अंदर भी ये वर्ड सुना था कि फेदर क्या होता है, तो ये फेदर 0 पे है इस वक्त। इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ से इसको बकेट लेके यहाँ से आपको ये फिल करके देता हूँ। सॉरी इन्वर्स हुआ है। ठीक है जी। इसको मैं सिलेक्ट इन्वर्स कर देता हूँ तो ये वाला एरिया सिलेक्ट हो गया। मैं बकेट लेकर इसको फिल कर देता हूँ। ये बकेट फिल हो गई है लेकिन इसके बड़े शार्प से एजेस हैं। ठीक है जी।
ये शार्प है, जिससे क्या मुराद है, मैं ज़रा जूम करता हूँ इसको, आप देखिए, देखें बिल्कुल शार्प है। ठीक है जी, इसके अंदर आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही है, देखें बिल्कुल एक शार्प बाउंड्री इसकी आपको नज़र आ रही है। ठीक है जी, मैं इसको ज़रा वापस करता हूँ, जूम आउट करता हूँ। ठीक है जी, यहाँ से इसको दोबारा से देखते हैं। ठीक है जी, अब मैं फेदर अप्लाई करता हूँ। मैं इसको यहाँ से कंट्रोल जी करने के बाद यहाँ से सिलेक्शन टूल लेता हूँ और इस फेदर को मैं बढ़ा देता हूँ। फेदर को बढ़ा के लेट सपोज मैं 30 कर देता हूँ। ठीक है, 30 फेदर करने के बाद जब मैं यहाँ से सिलेक्शन को ड्रॉ करके छोड़ूंगा तो आप देखोगे कि ये कॉर्नर्स जो हैं इसके वो राउंड हो गए हैं। ठीक है जी, यहाँ पर कॉर्नर्स राउंड हो गए। ये एक्चुअल राउंड नहीं हुए, यानी कि इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप जो आप कलर करोगे वो सिर्फ इस एरिया के अंदर आएगा और इसके बाहर नहीं जाएगा। ये क्या करेगा, यहाँ से मैं बकेट लेता हूँ और मैं इस बकेट से फिल करता हूँ तो आप देखोगे कि ये कलर जो है ये आहिस्ता 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 फेड हो गया है। अब यानी कि जितनी फेदर की वैल्यू होगी, अगर मैं वैल्यू कम दूंगा तो ये कम बाहर जाएगा, अगर मैं वैल्यू ज़्यादा दूंगा, इससे भी ज़्यादा दूंगा तो ये और ज़्यादा बाहर जाएगा। मैं दोबारा से इसको आपको देकर दिखाता हूँ कि अगर मैं फेदर लेट सपोज 5 कर देता हूँ और अब मैं ये सिलेक्शन करता हूँ यहाँ से। ठीक है जी, ठीक है, अब देखिए बिल्कुल हल्के से इसके कॉर्नर्स मुड़े हैं, ज़्यादा नहीं मुड़े। अब मैं बकेट लेकर इसको फिल करता हूँ तो आप देखेंगे बिल्कुल जो है हल्का हल्का आपको ये फेडेड नज़र आ रहा होगा। ठीक है जी, अब बिल्कुल हल्का हल्का ये देखें, ये हल्का हल्का फेड हुआ हुआ है। ठीक है, ज़्यादा फेड नहीं हुआ हुआ जितना पहले हुआ हुआ था। तो आप इसकी वैल्यू यहाँ से कम ज़्यादा करके इसका चेंज कर सकते हो। लेट सपोज मैं इसको दोबारा करता हूँ और इसको अब 5 की जगह 50 कर देता हूँ। ठीक है जी, 50 करने के बाद मैं इसको यहाँ से डिसेलेक्ट करने के बाद दोबारा से ड्रॉ करता हूँ तो ये देखें अब राउंड होने के बाद जब मैं इसको कलर दूंगा ये देखें ये और ज़्यादा फैल गया है। ठीक है जी, तो ये आपके पास फेदर की ऑप्शन है और आप फेदर की ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो। ठीक है जी, मैं क्लिक करके डिसेलेक्ट करता हूँ। लेकिन अगर आपने एक दफ़ा यहाँ पर फेदर दे दिया, जैसे मैंने 50 दे दिया, अब जब तक आप इसको दोबारा से 0 नहीं करेंगे ये यहाँ पर फेदर रहेगा। इसका हल ये है कि आप वन टाइम इसको कलर करो। लेट सपोज यहाँ से आप इसको ड्रॉ करो। ठीक है जी, ड्रॉ करने के बाद राइट क्लिक करो और ये तीसरे नंबर पर फेदर आ रहा है, ये देखें तीसरे नंबर पे फेदर आ रहा है। यहाँ से इस फेदर पे क्लिक करें और यहाँ पर इसको वैल्यू दे दें। लेट सपोज मैं इसको यहाँ पर 20 वैल्यू दे देता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब देखें ये फेदर अप्लाई हो गए, लेकिन यहाँ पर फेदर की वैल्यू, ये जो ऊपर फेदर आ रहा था ये 0 है, यानी कि ये सिर्फ वन टाइम अप्लाई हुआ है, बार बार के लिए नहीं है। ये जस्ट वन टाइम अप्लाई होगा। आप इसके अंदर कलर फिल करो बकेट से तो आप देखो कि ये फैल गया, लेकिन आप जब सिलेक्शन के ऊपर दोबारा आओगे तो ये फेदर 0 ही है अपनी जगह पर। ठीक है जी, तो ये आपके पास फेदर हो गया। मैं इसको डिसेलेक्ट करता हूँ और दोबारा सिलेक्शन के ऊपर आता हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन जो आपको नज़र आ रही है वो है स्टाइल। स्टाइल आपका नॉर्मल चल रहा है, इसके अंदर दो और ऑप्शंस आती हैं, फिक्स्ड रेशो, फिक्स्ड साइज़। फिक्स्ड रेशो क्या है, फिक्स्ड रेशो पे क्लिक करता हूँ, यानी कि अब जब आप सिलेक्शन बनाएंगे तो वो एक फिक्स्ड रेशो के साथ बढ़ेगी, यानी कि आपका स्क्वायर ही ड्रॉ हो रहा होगा। वो क्यों ड्रॉ हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि हमने यहाँ पर ऊपर फिक्स्ड रेशो रखी है कि अगर विड्थ 1 है तो हाइट भी 1 होगी। इसका मतलब ये है कि आपकी विड्थ भी 1 रहेगी तो ये भी 1 रहेगा, अगर ये 2 हो जाएगी तो ये भी 2 हो जाएगी, यानी कि 1 का इंक्रीमेंट दोनों के अंदर, यानी कि फिक्स्ड साइज से बढ़ती जाएंगी। अगर मैं विड्थ इसकी 2 कर देता हूँ और हाइट 1 कर देता हूँ और अब मैं इसको ड्रॉ करता हूँ तो अब ये रेक्टेंगल ड्रॉ होगा। ठीक है जी, ये देखें रेक्टेंगल ड्रॉ होगा। अगर मैं हाइट 1 बढ़ाऊंगा तो विड्थ 2 बढ़ेगी। ठीक है जी, तो ये आपके सामने फिक्स्ड रेशो की एग्जांपल आ गई। सेम इसके साथ अगर आपने यहाँ से सर्कल चूज़ किया हुआ है, यहाँ से एलिप्टिकल चूज़ किया हुआ है तो उसके लिए भी ये सेम रहेगा। ठीक है जी, यहाँ से आप लेट सपोज फिक्स्ड रेशो लोगे तो ये 1/1 फिर आपका सर्कल ही ड्रॉ होगा। ठीक है जी, उसी रेशो से ये आपकी इंक्रीज इसके अंदर आएगी। मैं दोबारा से इसको यहाँ से रेक्टेंगल ले लेता हूँ और यहाँ से फिक्स्ड रेशो की बजाय फिक्स
साइज के ऊपर चला जाता हूँ। अब क्या है, 64 पिक्सल्स रहेंगे, ठीक है। आप इसको ड्रॉ करें जितना मर्जी करें, ये 64 पिक्सल्स ही रहेंगे, इनके 64 एक साइड, 64 दूसरी साइड। अब यहाँ से मैं इसको अगर साइज चेंज करके लेट्स सपोज 128 कर देता हूँ विड्थ, और इसको अब ये ड्रॉ करता हूँ, तो ये देखें फिक्स्ड साइज का आपका रेक्टेंगल आ रहा है, यानी कि 128 इसकी विड्थ है और 64 पिक्सल्स इसकी हाइट है। तो ये आपके पास दो ऑप्शंस यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये हमारा आज का जो लेक्चर था उसके मेन पॉइंट्स यही थे हमारे पास। एक तो हमारे पास ये रेक्टेंगल मार्की थी, रेक्टेंगुलर टूल था, इसको हमने पढ़ा है सिलेक्शन टूल जिसको कहते हैं, और इसके बाद मूव टूल हमने पढ़ा है कि मूव हम कैसे चीज़ को उठाकर इधर उधर कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम जैसे मैंने आपको बताई है कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम है कि अगर लेट सपोज ये ब्रश लिया मैंने और इस ब्रश को मैंने यहाँ से उठाकर जस्ट सेकेंड यहाँ पर अप्लाई होगा, क्योंकि ये दूसरे पोर्शन के ऊपर नहीं हो रहा। मैं एक सेकेंड यहाँ से इसको दोबारा ख़त्म करता हूँ, ठीक है जी। मैं एक ब्रश टूल लेता हूँ, मैं यहाँ से इसको यूँ ड्रॉ करता हूँ, ठीक है जी। ये मैं इसको किसी भी इसके ऊपर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। अब ये ब्रश से ड्रॉ तो हो गया है, लेकिन अगर मैं मूव टूल से इसको उठाकर यहाँ से इधर उधर करना चाहूँगा तो ये मूव नहीं होगा, ये आपको एरर दे देगा कि ये मूव नहीं हो सकता। ये मूव क्यों नहीं हो सकता, ये मैं भी आपको बताता हूँ कि ये क्यों मूव नहीं हो रहा और ये कैसे मूव होगा, ठीक है जी। ये मूव ऐसे होगा कि इसका आपने हल ये निकालना है कि एक सेकेंड मैं इसको, हल ये है कि आप इस बैकग्राउंड के लेयर के ऊपर कभी भी कोई काम ना करें, ठीक है। टिप ये है कि आपने कभी भी फोटोशॉप के ऊपर इस बैकग्राउंड लेयर के ऊपर काम नहीं करना। ये बैकग्राउंड लेयर आपने बनाई, इसको एज इट इज़ रहने दें। आपने एक नई रेक्टेंगल बनानी है, कोई ब्रश टूल का यूज़ करना है, यहाँ से न्यू लेयर क्रिएट करें और यहाँ पर एक नई लेयर आ जाएगी। इसके ऊपर आप ब्रश इस्तेमाल करें, ठीक है जी। ये मैंने ब्रश इस्तेमाल किया, प्लस का साइन बनाया, ठीक है जी, और इसको यूँ गोल घुमा दिया, ठीक है। और इसी तरह से मैं कोई और साइन बना देता हूँ, मल्टीप्लाई का साइन बना देता हूँ, ठीक है, डिवाइड बना देता हूँ, जो भी साइन बना देता हूँ। ये साइंस मैं मूव टूल से उठाकर इधर उधर कर सकता हूँ, ठीक है जी। लेकिन ये तीनों इकट्ठे हो रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि मल्टीप्लाई को उठा के मैं साइड पे करूँ तो मैं मल्टीप्लाई को उठाकर साइड पर नहीं कर सकता। अगर मैं करना चाहता हूँ फिर मैं क्या करूँगा, मैं एक सेकेंड आपको बताता हूँ कि फिर क्या करना है। ये मैंने बना लिया, आप एक नई लेयर लें, उसके ऊपर आप यहाँ से ब्रश टूल लें, यहाँ से मल्टीप्लाई करें, फिर नई लेयर लें, उसके ऊपर आप डिवाइड करें। अब आप सबको अलहदा अलहदा उठाकर इधर उधर कर सकते हैं। जैसे मैं इसको उठाकर यहाँ से यूँ मूव कर देता हूँ, ठीक है जी। यहाँ से इसको मूव कर देता हूँ, यहाँ से इसको मूव कर देता हूँ। लेकिन आपको लेयर्स का ख्याल रखना पड़ेगा। उसके अंदर क्या था, आप जस्ट पिक करते थे, इधर से उधर करना है आप आसानी के साथ कर लेते थे। इसके अंदर आपको पहले लेयर क्रिएट करनी पड़ेगी और लेयर के ऊपर आपको फिर वर्किंग करनी पड़ेगी। अदरवाइज आपकी ये लेयर्स आगे पीछे मूव नहीं हो सकती अगर आपने कोई भी चीज़ बैकग्राउंड के ऊपर ड्रॉ कर दी। ठीक हो गया जी। ये तो था एक नई फाइल क्रिएट करके उसके ऊपर करना। मैं यहाँ से इसको नो करता हूँ, सेव नहीं करता। मैंने यहाँ से एक पहले से फाइल ओपन की हुई थी, मैं नए सिरे से आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप ओपन पे क्लिक करोगे, ओपन पे क्लिक करने के बाद कोई भी एक इमेज, ये मेरे पास पड़े हुए हैं, इन्हीं में से मैं कोई एक आधा इमेज इंपोर्ट कर लेता हूँ। लेट सपोज मैं ये वाला इमेज इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है जी। ये इंपोर्ट हो गया सामने। अब मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ और काम करते हुए मैं कहता हूँ कि यार मैं इसके ऊपर एक सिलेक्शन एरिया बनाता हूँ। ये वाला सॉरी फिक्स रेशो हुआ है, मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ। मैं एक एरिया ये वाला सिलेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है जी। मैंने ये एक एरिया सिलेक्ट किया, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसका इन्वर्स ले लिया, सिलेक्ट इन्वर्स, यानी कि अब ये मेरा एक्टिव एरिया नहीं है, ये बाकी सारा एक्टिव एरिया है। और यहाँ से मैं कलर्स जो हैं उनको स्वैप कर लेता हूँ आपस में। वाइट वाला कलर ले लिया और मैं इसको इस बकेट से वाइट कलर फिल कर देता हूँ, ठीक है जी। एक सेकेंड,
ठीक है जी। तो ये मैं इसके ऊपर ये फिल करता जाता हूँ। एक्चुअली ये जो इमेज है ना ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ये इसके अंदर ऑलरेडी कुछ चीज़ें बनी हुई हैं, इस वजह से इसने इसको डायरेक्ट फिल नहीं किया। ठीक है जी। तो इसको आपको लहदा फिल कर मुझे करना पड़ रहा है, क्योंकि ये लहदा ऑब्जेक्ट्स इसने ट्रेस किए हैं, क्योंकि ये हैवी फोटोशॉप से ही बना हुआ इमेज है, इस वजह से इसने इसको इस तरह से ट्रेस किया है। मुझे लहदा इस सबको फिल करना पड़ रहा है। फॉरगेट इट। ठीक है जी। कहने का मकसद ये था कि आपने अब इस एरिया को ये ब्लैक कर दिया है और आपने इस इमेज को यहाँ से यूँ कर दिया है। अगर आपने इसी कंडीशन के अंदर इसको यहाँ से फाइल में जाकर और सेव करने का तरीका वही है, इसीलिए मैंने नहीं बताया, वही कंट्रोल एस है। ठीक है जी। आपने अगर इसको यहाँ से सेव कर दिया तो आपका ये इमेज परमानेंटली ख़राब हो गया है। आप फिर इस इमेज को वापस कभी अपनी कंडीशन के अंदर नहीं ला सकेंगे। इसलिए कभी भी आपने किसी भी इमेज की रियल कॉपी को इसके अंदर यूज़ नहीं करना, अदरवाइज़ आपका वो जो इमेज है वो हमेशा के लिए ख़राब हो जाएगा। जैसे अगर मैं इसको सेव कर दूं तो ये इमेज एज इट इज़ सेव हो जाएगा और दोबारा आप इसको ठीक नहीं कर सकोगे। कहना मेरे मकसद ये था। मैं इसको एक बार दोबारा डिलीट करता हूँ, सॉरी बंद करता हूँ, और बंद करके मैं री ओपन करता हूँ। मैं यहाँ से इस इमेज को दोबारा ओपन करता हूँ। अगर मैंने किसी भी किस्म की छेड़छाड़ इस पिक्चर के साथ करनी है तो मुझे करना ये है कि मैं यहाँ से एक लेयर क्रिएट करूँ। लेयर क्रिएट करने के बाद चाहे मैं कोई भी ब्रश लेकर इसके ऊपर यहाँ से यूँ ख़राब करना शुरू कर दूँ, सॉरी मैंने सिलेक्शन एरिया नहीं बनाया। वो आदत एक बनी होती है कि आप एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर ये तमाम चीज़ें जो हैं खुद ब खुद ऑटो आती जाती हैं। एक सेकेंड। ओके जी। तो अगर मैं इसके ऊपर यूँ अब ड्रॉ करना शुरू करूँगा, ठीक है जी, ये ड्रॉ कर दिया मैंने सारा। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि ये इमेज मैंने इस फॉर्म के अंदर कर दिया। अगर मैंने इसको इस कंडीशन के अंदर सेव कर दिया तो ये इमेज मैं दोबारा भी रिस्टोर कर सकता हूँ, क्योंकि इसके अंदर ये लेयर्स बनी हुई हैं। लेकिन अगर मैंने इसको सेव कर दिया एज इट इज़, यानी कि बैकग्राउंड के ऊपर जाकर मैंने सेव कर दिया होता, मैं लेयर्स ना बनाता, ठीक है जी, मैं इसी कंडीशन के ऊपर यहाँ पर इसको रख कर यूँ फिल कर देता और सेव कर देता, तो फिर ये एज इट इज़ सेव हो जाता। कहने का मकसद और समझाने का मकसद ये है कि आपने हमेशा कोई भी नई चीज़ को इसके अंदर फोटोशॉप के अंदर ऐड करनी है, आपने पहले यहाँ से लेयर ऐड करनी है, फिर उसके ऊपर करना है, अदरवाइज़ वो फिक्स हो जाएगी, वो फिर मूव नहीं होगी। ये एग्जांपल आप इस तरह से समझ लो कि आप एक ब्रश लेकर और एक पेज के ऊपर पेंट कर देते हो, वो दोबारा आप जो मर्ज़ी कर लो ना, वो वहाँ से रिमूव नहीं होगा। हाँ, आप एक काम करो कि उस पेज के ऊपर एक छोटी सी चिट लगाओ और उस छोटी सी चिट को फिल करो। अब जब आप उतारना चाहोगे तो वो छोटी चिट अलहदा हो जाएगी, लेकिन वो पेज जो है वो फिर सेपरेट नहीं होगा। अगर आपने डायरेक्ट पेज, अगर आप एक दीवार है और दीवार के ऊपर एक पेंटिंग बना देते हैं पूरी, लेट सपोज मेरी तस्वीर है और मैं वो पूरी तस्वीर उसके ऊपर बना देता हूँ। अब बनाने के बाद अगर मैं उसको क्या कहते हैं रिमूव करना चाहूँगा, मैं रिमूव नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं किसी पेज के ऊपर बनाकर पूरी वही पेंटिंग, या वो जिस तरह से आपको पेंटिंग्स मिलती हैं वो उठाकर अगर आप दीवार के ऊपर लगा लेंगे, तो वो जब आप उतारना चाहें आप उतार के उसको चेंज कर सकते हो। इसके अंदर वो चेंज नहीं होगी। तो ये आपको फ़ोटोशॉप और कोरल के अंदर चीज़ों को मूव करते हुए देखना है, क्योंकि आप कोरल अभी करके आए हैं और जब आप फ़ोटोशॉप के ऊपर शिफ्ट होंगे तो कुछ चीज़ें आपको इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी कि जैसे आपने कलर करना होता है, तो अभी जैसे मैं क्योंकि अभी पूरा महीना हमने कोरल ही पढ़ा है, तो वो आपको चीज़ें थोड़ी सी चेंज करनी पड़ती। जैसे मैंने अभी डायरेक्ट कलर करने की कोशिश की तो वो कलर नहीं हो रहा था क्योंकि सिलेक्शन नहीं थी। तो सिलेक्शन और ये चीज़ें सारी मैटर करती हैं इसके अंदर, ठीक है जी। प्लस आप जो भी ऑप्शन सिलेक्ट हुई होगी टूल, उसी की ऑप्शंस आपके सामने शो हो रही होंगी। ये तो हमारा आज का लेक्चर था जो कि कंप्लीट हुआ। एक छोटी सी इसके साथ चीज़ है, समटाइम्स ये होता है कि आप इसको उठाकर, लेट सपोज ये आपका इधर हो गया, यहाँ से उठाकर आपने किसी और आइटम को इधर उधर कर दिया, जैसे ये मैंने उठा के इधर कर दिया, पाथ उठा के इधर कर दिए, या ये लेयर जो है ये आपकी गायब हो गई, यहाँ से उठाकर किसी और चीज़ को आप इधर से उधर कर देते हैं और आप कहते हैं कि यार ये तो अब मेरी जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, अब मैं इसको वापस कैसे लेकर आऊँ। तो आप सिंपल इसका हल ये है
कि ये विंडोज़ में जाएं। ठीक है जी, विंडोज़ के अंदर जाकर वर्क स्पेस है आपकी, ये वर्क स्पेस आपको नज़र आ रही है, मैं थोड़ा जूम भी कर देता हूँ। और यहाँ पर ये इसेंशियल इस वक्त सिलेक्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट इसेंशियल ही होता है। आप इसको रीसेट इसेंशियल कर देंगे तो सारी की सारी चीज़ें ओरिजिनल फॉर्म जिसके अंदर मौजूद थी वो वहीं की वहीं चली जाएंगी और आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि कौन सी आइटम मैंने कहाँ रखनी थी। तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही है, जिसके अंदर हमने ये सारी बेसिक चीज़ें देखी हैं। अब आप लोग जो हैं इसको एक दफ़ा दोबारा वीडियो में चला दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, फिर जो जो क्वेश्चंस आपके होंगे वो एड्रेस कर लेंगे। ज़्यादा क्वेश्चंस इसके अंदर नहीं होंगे क्योंकि मेमोराइज़ करने की चीज़ें हैं कि आपने मेमोराइज़ करना है कि कैसे वर्किंग होगी, और प्लस आपने इन चीज़ों को सारों को सिलेक्ट करके मूव करके जो आपका इंटरफेस है इसके साथ आपने फेमिलियर होना है। ठीक है जी, फेमिलियर होना एक नए सॉफ्टवेयर के साथ, इसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि आप नए सिरे से कर रहे होते तो इतनी शायद आपको प्रॉब्लम ना आती। अब क्योंकि आप एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर से एक रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर में आ रहे हो तो आपको ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आएंगी कि सर उसके अंदर तो ये बड़ी आसानी थी, हमें ये कर लेते थे, और कुछ चीज़ें यहाँ पर आसान होंगी, आप कहेंगे कि सर ये वहाँ पर तो बड़ी मुश्किल थी। तो ये मिक्स होता है एक, कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी इसके अंदर कि जैसे आप पिक्चर्स जो हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से, जैसे अब ये मेरा जो इमेज है ना ये वाला, ये इसका बैकग्राउंड ब्लू नहीं था, इसका बैकग्राउंड ब्लू किया गया है, वो जो पुराना इमेज था वहाँ से निकाल कर इसका बैकग्राउंड ब्लू किया गया है। तो इस तरह से आप जब भी किसी सिंगल बैकग्राउंड की चीज़ लेते हो तो उसको उठाना ज़्यादा आसान होता है। जैसे ये ब्लू बैकग्राउंड है ना, अगर मैं इसको उठाना चाहूँगा ना तो ये इमेज इससे बड़ी आसानी के साथ बाहर आ जाएगा। तो इंशाल्लाह हम डिटेल के अंदर सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह मज़ा भी आएगा इस सारे को सॉफ्टवेयर को समझने में और करने में। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो कोरल का होगा उसके साथ आपके साथ मुलाकात होगी।